जय भीम, नमो बुद्धाय और नमस्कार। आज हम बाड़मेर ज़िले से एक हमारी शिक्षा जागरूकता मिशन के तहत हमारा एक सप्ताह का एक दौरा है मेवात सेक्टर का। और मेवाड़ में हम कल ही यहाँ उदयपुर आए हैं और हमारा शिक्षा जागरूकता मिशन के तहत हम अधिकतर अच्छे लोगों से हस्तियाँ, लेखक, कवि या शिक्षा से क्षेत्र से जितनी भी जुड़ी हुई उन हस्तियों से हम आपसे मुखातिब करवाते हैं, मिलवाते हैं, ताकि ऐसी शख्सियतें जिन्होंने इस समाज में, इस राष्ट्र में बहुत सारा एक नया आंदोलन खड़ा किया हो, एक नई क्रांति पैदा की हो। और आज हम उदयपुर में, इस जेलों की नगरी राजस्थान में मौजूद है। और आज हम आपको एक लेखिका यानी नारी शक्ति, जिन्होंने एक अच्छा बहुजन समाज के लिए जितने भी महापुरुष थे, उन्होंने उनकी इतिहास के बारे में उन्होंने लेखनी के माध्यम से, कलम की ताकत के माध्यम से अपने सामने रखा है और उन्होंने इन महापुरुषों को अपने सामने वास्तविक उनका इतिहास पेश किया है। हम आज आप उन लेखिका शख्सियत से मिलवाते हैं, डॉक्टर कुसुम मेघवाल से। और हम मौजूद है, तो मैं कुसुम लता जी से अभी आपसे परिचित करवाते हुए उनकी पूरी संघर्ष भरी ज़िंदगी से रूबरू करवाऊंगा कि आपने ये मिशन कब से शुरुआत किया और यहाँ से करते करते आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे अहम संघर्ष रहे जिनकी मजबूती के साथ आज आप इस मुकाम पे खड़े। मैम से आपका कहाँ से शुरू हुआ ये मिशन और आज आप? पहले मैं आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ और आप यहाँ पर आए तो मैं आपका हृदय से आपका अभिनंदन भी करती हूँ। दूसरा है कि जो आपके प्रश्न पूछे कि कब से जुड़ा दिया, मैंने कम से कम 1980 से शुरू किया है। 1980 से छोटे लेवल पर मैंने उदयपुर ज़िले में ही स्कूलों में जाकर अपने बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि शिक्षा हमारा प्रथम दायित्व है। तो अपने बच्चों को जहाँ भी देखती मैं सरकारी स्कूलों में, पढ़ नहीं पा रहे या कोई फीस जमा नहीं करा पा रहे, किसी को ड्रेस नहीं है, जूते नहीं है, तो वो सब में एक छोटे लेवल पे मैंने काम शुरू किया था। लेकिन फिर वो काम उदयपुर ज़िले से बढ़ते बढ़ते राजस्थान फैला, राजस्थान से इंडिया में फैला, इंडिया छोड़ वो अब बाहर भी गया और काफ़ी लोगों ने सब जगह पूरी इंडिया में बुला के मुझे सम्मानित भी किया है इस काम के लिए। कि वास्तव में इतना काम करना एक ऐसे निकल के घर से निकल कर, एक तो क्या है कि महिलाओं पर इतने प्रतिबंध होते हैं कि महिलाएं घर से निकल नहीं सकती। लेकिन मैंने उन प्रतिबंधों से हर जगह संघर्ष किया, हर कदम पे। मेरा जो अभी जीवन की जो बायोग्राफी निकली है उसका मैंने नाम यही लिखा, 2 पार्ट में निकली है, तो उसका मैंने नाम यही रखा है कि हर कदम एक संघर्ष मुझे करना पड़ा जो मैं यहाँ तक आई हूँ। इतना आसान नहीं है महिलाओं के लिए समाज में काम करना। हर कदम पे आपके प्रतिबंध होते हो, चाहे ऑफिस हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन बाबा साहब को जब एक बार मैंने पढ़ लिया तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मुझे किसी ने नहीं कहा मैं इस तरह से अपनी नौकरी को बलिदान कर दूँ या अपना सब कुछ सुख छोड़कर मैं इस रात पे काम करूँ। लेकिन एक दिल में आवाज़ होती है और मैं ये कहती हूँ, जिसने अगर बाबा साहब को रियल वास्तव में अगर दिल से पढ़ लिया और उसको पढ़ के अगर रखा नहीं एक तरफ, उसको जीवन में अगर उतारोगे तो आप कभी रुक नहीं सकते, आपके पाँव कभी रुक नहीं सकते, आप हर संघर्ष का सामना करोगे। तो मैंने ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरी नौकरी थी, मैं मैनेजर थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। तो वो वहाँ पर क्योंकि हर जगह, हर कंपनी में या पूरे भारत में कहीं भी देखो लेबर तो हमारे होते हैं। तो हमारे लेबर को कुछ पता नहीं था कि बाबा साहब कौन है कौन नहीं है। तो बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर थे तो उनके लिए क्या किया क्या नहीं किया, तो ये सब चीज़ें फिर मैं बताने के लिए, क्योंकि हर काम पराधीन से नहीं होता। तो उस समय मैं जीप चलाती थी, तो मैं आगे बैठती और मज़दूरों को पीछे बैठा, क्योंकि सब डरते हैं ना नौकरी से, भाई ऐसा हुआ मैं नौकरी से निकाल देंगे। तो मैं जीप चला के उनको अपने कंपनी से दूर ले जाती, उनको बाबा साहब के विषय में बताती, देखो बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने संविधान बनाया अपने मज़दूरों के लिए, तुम लोग मज़दूरों की सरकार बना सकते हो, अगर वास्तव में तुम ये करो तो बाबा साहब के रास्ते पे चलो। तो उन लोगों को समझाते समझाते मेरे पास लगभग 4000 मेंबर जुड़ गए थे। तो उन सब लोगों ने इंटर को चंदा देना बंद किया। तो इंटर को और मैनेजमेंट को एक खतरा पैदा हो गया कि भाई अगर इस तरह से ये बढ़ती रही तो ये तो सभी लेबर ले लेगी, तो फिर हमारे पास क्या रहेगा। तो ये इन यूनियन ने जो जमी हुई थी नेशनल लेवल पर, इंटर यूनियन, तो वो उन्होंने और मैनेजमेंट ने मिलकर एक साजिश रची कि इसके अगर पाँव नहीं रोके गए तो ये सब लेबर ले लेगी। ये करके उन्होंने एक साजिश रची, 10 चार्ज मेरे ऊपर लगाए कि ऑफिस लेट आती है और काम नहीं करती है और कंपनी के मज़दूरों को भड़काती है, तो इस तरह से। और मैंने उनको कई बार कहा अगर मैं गलत करूँ तो आप मुझे लिखित में दे दो, लेकिन लिखित में नहीं देते। बस वो डराते कि यहाँ कंपनी में अम्बेडकर का नाम भी नहीं लोगे और कभी यहाँ पर SC/ST का कोई काम नहीं करोगे, हमारे विरुद्ध कोई भी लेटर दिल्ली में पार्लियामेंट को या किसी को, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को लिख के नहीं भेजोगे, तो ये अगर करोगे तो आपकी नौकरी खतरे में जाएगी।
तो मैंने उनके सामने कह दिया, मैंने कहा सर देखिए ये नहीं हो सकता, मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो बाबा साहब की बदौलत खड़ी हूँ, मेरे पास मेरी साड़ी, मेरी कलम, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ बाबा साहब का है, उनकी बदौलत मैं आई हूँ। और उनकी बदौलत अगर नौकरी चली जाएगी तो मैं परवाह नहीं करूँगी, ये काम तो मैं बाबा साहब का करूँगी, मेरे विचार मेरे से कोई ले नहीं सकते। तो इस तरह से मतलब काफ़ी मतलब लोभ भी दिया कि हम तुम्हें मतलब कांग्रेस का टिकट भी देंगे और दिल्ली से हम चुनवा के ले आएंगे, करोड़ों खर्च भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे। तो मैं उनको मतलब कहा, मैंने कहा सर ऐसी बात है कि मैं खरीदने के लिए, मुझे खरीदने के लिए आपका नोट अभी तक छपा ही नहीं है। मैं अपनी गारंटी लेती हूँ, मैं दुनिया की गारंटी या दूसरी नहीं लेती, लेकिन अपनी गारंटी कि मुझे कभी कोई खरीद नहीं सकता, मेरी मिशन मेरे से कोई ले नहीं सकता। फिर मैं इस तरह से उसके टेबल पे पेन फेंक के आ गई थी। और फिर बात ठीक है, वो तो होना था, मुझे पता था सस्पेंड ही करेंगे, नौकरी से निकाल, लेकिन मैं डरी नहीं। तो फिर मैंने उस समय, मैं कम से कम मैनेजर थी और 25,000 उस समय मुझे सैलरी मिलती थी। लेकिन अगर आप यही समझौता करते तो आप मिशन का काम नहीं कर सकते। अगर हम वहीं पर रहते तो आज डायरेक्टर की पद पे भी होते तो आज बच्चे के 2-2.5 लाख हमें भी मिल जाते। लेकिन ये बाबा साहब का जो मिशन का काम है, ये सेक्रीफाइस का, ये रास्ता यानी सेक्रीफाइस आपने का है। इतना बहुत अच्छा और आपने संघर्ष परक किया, आपको इतनी संघर्ष के बाद भी आपने कभी उनके सामने आप झुके नहीं और आपकी जो कलम थी आपने उसको बिकने नहीं दी। लेकिन शुरुआत में आपकी शादी भी बहुत पहले हो गई थी, उसके बाद में आपके बीच में शिक्षा का भी आपके बीच में छूट गई थी। फिर आपने बीए भी किया, एमए भी किया, आपने पीएचडी भी की। तो उसके दौरान आपका जो बीच का एक गैप रहा, पारिवारिक जीवन का जो गैप रहा उसमें, और फिर बाद की एक नई शुरुआत हुई, उसका एक टर्निंग पॉइंट आपसे कहाँ लगा? आपने ऐसा बाबा साहब का या ऐसे महापुरुषों का कौन सा आपने विचार या कौन सा ऐसा एक साहित्य पढ़ा जो आपकी पूरी की पूरी वो ज़िंदगी वो बदल गई? ये है मतलब मेरे पिताजी, जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो हमारे पिताजी 14 अप्रैल की एक छोटी सी तस्वीर लेके अपने मोहल्ले में जाते थे। तो वहाँ वो रखते, फिर उनके विषय में वो बताते हमें कि भाई इस तरह से इन्होंने अपने पढ़ने का रास्ता खोला, इन्होंने देश का संविधान बनाया। वो हमें फ़ोटो भी बताते हैं जो संविधान पेश कर, जो राष्ट्रपति को जो पेश कर रहे हैं। तो वो बचपन का दिमाग था। लेकिन अब क्या, 16 साल की उम्र में शादी हो गई और शादी भी गाँव में हुई, तो वहाँ तो हमारा सब कुछ छूट गया ना, पढ़ाई भी छूट गई। तो फिर का क्या है, आगे कुछ करने 10 साल मैंने अपने गाँव में इस तरह से घूंघट में रहकर या खेतों में काम करके मैंने 10 साल बिताए। लेकिन जब मेरे बच्चे भी मेरे साथ खेती कर रहे थे, तो मुझे, मैं अपना तो भूल गई, मुझे बच्चों का भविष्य नज़र आ रहा है। अगर मैं यहीं रही गांव में थी, बच्चे हमेशा खेती करते रहेंगे। तो फिर मैंने अंदर से अपना एक विल पावर था, तो मैंने मारा और मैं गांव छोड़कर मैं आ गई। उसमें मुझे किसी ने साथ नहीं दिया था, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर उदयपुर आ गई थी। और उदयपुर नहीं, पहले बांसी गाँव में, बांसी गांव में आई थी। तो वहाँ पर कोई मकान कमरा नहीं देता था। आखिर क्या, अरे वो तो ये इस तरह से उधर चमार बोलते थे, इधर ये, अरे ये चमाटी आई है, ये मास्टरनी बन के आई है, ये अपने बच्चों को पढ़ाएगी, कोई कमरा नहीं देता था। तो मुश्किल से मैंने, जैसे गाय भैंस बांधते ना, उधर दूर एक छोटी सी झोपड़ी थी। तो उन्होंने कहा भाई रहना है तो वो वहाँ ये झोपड़ी है, तुम वहाँ रह जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मुझे रहना था, बच्चों को संभालना था। तो फिर इस हिसाब से मैं वहाँ रही। फिर जब मैंने घर छोड़ दिया एक बार, तो जैसे उदयपुर से ये आया भाई, तो घर छोड़ ही दिया है तो तुम उदयपुर में आ जाओ, शहर में तो मतलब कई काम होते हैं, नौकरी भी लग जाएगी। इस तरह से वहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ उदयपुर में आए। फिर हमने सिलाई भी करी। मतलब उस समय क्या सिलाई का देते थे, 10 पैसे 25 पैसे, ऐसा मतलब संघर्ष करके यहाँ उदयपुर में बसे। फिर यहाँ पर जो ये प्राइवेट, मैंने जब बीए के लिए 10 साल के बाद जब मैंने पहली बार फार्म भरा और मैं उसमें निकल गई, तो मुझे ये लगा कि मैं पढ़ सकती हूँ। क्योंकि 10 साल के बाद आप ऐसे वातावरण से निकल के और किताबें टच भी नहीं करो, फिर आप तो पहले साल में निकल के, मुझे लगा मैं पढ़ सकती हूँ। फिर मैंने प्राइवेट रूप से सेकंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, बीए हो गया। फिर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, इधर पढ़ाई करती गई। इधर सबसे पहले मेरी नौकरी लगी थी यूनिवर्सिटी में, उदयपुर यूनिवर्सिटी, अभी तो उसका नाम बदल के मोहनलाल सुखाड़िया कर दिया है। उदयपुर यूनिवर्सिटी में 75 में मेरी नौकरी लगी थी और वहाँ रहते हुए ही मैंने एमए किया। तो उसके बाद जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसमें वांट्स निकली थी हिंदी ऑफिसर की। तो हालांकि मेरा उसमें रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन मैंने दिया था, मैंने इनको अप्लाई कर दिया कि मैं एमए मैंने दिया है, मैं सेकंड डिवीज़न पास होंगी, मुझे पूरा विश्वास है, आप मुझे इंटरव्यू के लिए चांस दें। यानी आपका शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई। फिर वहाँ से उच्च जो आपका एक माँ बाप का जो वातावरण में, आपके माँ बाप ने, माता पिता ने जो आपको एक पढ़ाया था, एक शिक्षित किया था कि भाई मेरी बेटी, उस ज़माने में, जिस ज़माने में और आज ज़माने में रात दिन का फ़र्क है, धरती आसमान का फ़र्क है। उस ज़माने में बेटियों को पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात थी, और वो भी इस क्षेत्र में। तो वहाँ माँ बाप ने आपको पढ़ाया, और फिर बीच में आपके 10 साल का गैप पड़ गया। फिर बाद में आपने एक नई शुरुआत की। तो फिर बाद में आपके परिवार के किस सदस्य का ज़्यादा सहयोग मिला ताकि आपकी वापस एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई?
इसमें हमारे बड़े भाई साहब का भी सहयोग रहा और मेरे हस्बैंड का भी सहयोग रहा कि भाई ठीक है, अगर पढ़ना चाहती है तो परीक्षा तो तुम्हें देनी पड़ेगी, तो परीक्षा दो, ये करो। फिर माताजी ने तो मतलब देखिए, उस समय पिताजी और माताजी ने अपने समाज का बहुत विरोध सहा, क्योंकि मेरे 4 भाई थे। तो उन्होंने बोला कि भाई आप लड़की को पढ़ा के क्या करोगे, लड़की को पढ़ा के कोई चित्तौड़ का किला फतेह कराना गई। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि भाई मेरे जो बेटे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं बेटे के बराबर बेटी को ही पढ़ाऊँगा। तो इस तरह से मेरी माँ ने भी मेरे को बहुत साथ दिया। नहीं तो कि आजकल वो लगा देते काम में वहाँ, लेकिन मेरी माँ मुझे कहती नहीं तुम पहले स्कूल का काम करो, ये करो। वो आज से 100 साल पहले की बात है। आप सोच सकते हैं आज भी हमारे समाज में लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं देते। अभी भी कोई 5वीं पास करके बंद हो रही, कोई 10वीं करके बंद हो रही, नहीं घर से बाहर नहीं निकलना, वो नहीं करना। तो ये सब प्रतिबंधों के लिए आज मतलब आपको हिम्मत करके आपका खुद को निकलना पड़ता है। तो इसके लिए मतलब ठीक है, तो आपको जो साथ मिल जाता है थोड़ा बहुत तो मिल जाता है। बाकी आप ये पुरुष प्रधान समाज है, इसमें आपको हर कदम पे आपको तो रोड़े अटके थे, आपको कई तरह की बातें भी सुननी पड़ती, लेकिन उन सबको किनारे करके आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो फिर क्या है कि फिर शुरू में मेरी कहानियाँ छपती थी अखबारों में कहानियाँ छपती थी। तो धीरे धीरे लोगों में प्रचार भी हुआ। फिर एक बार एक कंपटीशन निकला था कि भाई क्या खोया क्या पाया, वो नेशनल लेवल का कंपटीशन था। तो उसमें उस समय मेरे को इतनी कलम नहीं चलती थी, लेकिन क्योंकि जीवन में जो अनुभव था कि भाई वो मैंने लिखा कि 11वीं पास थी और शादी हो गई, तो एक तरह से मैंने अपनी लाइफ खो दी ना। तो वो सब लिख के मैंने खाली एक अपना अनुभव लिख के भेजा, क्या खोया क्या पाया। तो उसमें मेरे को उन्होंने सेकंड अवार्ड दे दिया। उसके बाद मेरे पास काफ़ी लेटर आया, लोगों ने पूछा कि हम आपकी लाइफ पे फिल्म बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ऐसी रियल लाइफ नहीं मिलती है। क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ खेती करते थे उन बच्चों को भी मैं आखिर गाँव से उठा के लाई। तो ये एक बड़ी सरप्राइज़ वाली, सब लोग सरप्राइज़ करते हैं कि वो बच्चे आज भारत की सर्वोच्च जो आपकी नौकरी है, सर्वोच्च सेवा IAS, उस IAS में वो बेटे जो गए तो सबको एक आश्चर्य हुआ कि भाई एक लड़की अगर इतनी हिम्मत करती है कि वो गांव से उठाकर आती है और अपने बच्चों के लिए इतना मेहनत करती है, पढ़ाती है, तो बच्चों के अंदर विल पावर तो उनका होता है ना पढ़ने का, अपन तो उनको अवसर देते, चांस देते। तो आज वो बेटा कम से कम चीफ सेक्रेटरी के पद पे पहुंच चुका है, 91 का बेच है। तो दुनिया भर की जगह जगह कमिश्नर रहा, कलेक्टर रहा, दुनिया भर के जो पद पर रहा, और उसने मतलब इतना काम किया। और आज जब ये जो IAS जो लास्ट प्रमोशन होता है चीफ सेक्रेटरी तक वो पहुंच चुका है। आज आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनके वो चीफ सेक्रेटरी के रूप में वहाँ पर आपके माँ बाप ने आप बेटियों को पढ़ाया, तो आप कितनी बहनें थी, कितने भाई थे, उसमें से कितनी बहनें आप पूरे परिवार को पढ़ाया, या फिर उसमें भी कुछ आप विषम परिस्थितियों के कारण कुछ बहनें या भाई नहीं पढ़ पाए या कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसा भी कुछ विशेष मोड़ या पारिवारिक समस्याएं रही? नहीं, मैं अपने भाइयों में अकेली बहन थी, बहन में अकेली हूँ। तो वो इस तरह से मैंने अपने हिसाब से सभी का लाड प्यार मुझे मिला और सभी का सहयोग भी मिला। तो इस तरह से मेरी तो आपकी इतनी एक जो सफ़र है वो पूरा संघर्ष भरा रहा है कि आपके बीच में पढ़ाई भी छूट गई, फिर आपने गांव में खेती बाड़ी भी की, पशुपालन भी किया, फिर गांव से हट के आप शहर में भी आए, फिर आपने पढ़ाई, फिर बाद में दोबारा शुरुआत की, BA MA की, फिर आपने PhD की, फिर आपकी जिंक पावर लिमिटेड मैनेजर पद पे भी आपकी ड्यूटी लगी, और आपने महिलाओं को जागरूक भी किया, महिलाओं को संगठित करके एक यूनिट के तौर पे एक जो मजदूर लेवल के जो अधिकार और हक होते हैं उनके लिए आवाज़ उठाई आपने। तो इतना आपने संघर्ष के दौर आपने परिवार में और बेटों के संबंधित पढ़ाई में भी आपने कोई व्यवधान या क्या क्या समस्या आई, क्योंकि इतना आपने संघर्ष भरा यदि सफ़र तय किया है, तो परिवार के लिए आप कैसे समय दे पाती थी, आप परिवार के लिए आप कैसे मैनेजमेंट कर पाती थी कि आज बेटे जो सबसे बड़ी जो भारत की सर्विस है IAS उस पद पर पहुँच पाए? देखिए, ये प्रश्न मेरे से वो, क्योंकि मेरे इंटरव्यू बहुत हुए, तो जो दिल्ली दूरदर्शन है वहाँ भी मेरे इंटरव्यू हुए थे, तो उन्होंने भी यही पूछा था कि आप इतना समय कैसे निकालती, लिखना पढ़ना, पूरे देश में जाना, भाषण देना, फिर घर का काम करना, बच्चे संभालना। तो मैंने उनसे कहा देखिए, मैं कभी अपना फालतू टाइम, जैसे लोग किटी पार्टियों में जाते हैं या कोई किसी जा रहा है, ये सब फालतू की जो होती है ना, उनमें मैंने कभी 1% भी मैंने अपना समय ख़राब नहीं किया। तो मेरा समय यूँ बचता था। फिर सवेरे से शाम तक, भले ऑफिस में हो तो चलो महिलाएं कहीं लेडीज़ रूम में बैठकर गप्पे हाँकती, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे टाइम पे अपने गप्पे हाँकने में कभी अपना समय ख़राब नहीं किया। और पढ़ने के लिए मैं अपना रात का समय निकालती थी, क्योंकि क्यों सवेरे से शाम तक तो आपके घर में कोई आ रहा कोई जा रहा, घर गृहस्थी का काम है। और फिर भी ये जो मैं रात को 10 बजे के बाद अपना पढ़ने बैठती, नोट्स बनाती, रात को 10 बजे जाती, 10 बजे, ताकि सब बच्चे भी सो जाते, सब सो जाते। उसके बाद में, क्योंकि उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, आपको अपने आराम के समय को, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि चलो तुम पढ़ाई करो हम काम करते, ये कोई नहीं। आपको अपने आराम के समय में ही आपको टाइम निकालना पड़ेगा और आपको
अपनी पढ़ाई। तो मैंने इस तरह से पढ़ाई करी। फिर जो घर गृहस्थी में जो अभी आप बच्चे देख रहे हो घर में जो काम करने वाले, ये भी 80 से आए। 80 के बाद मैंने घर में काम करने वाले लड़के रखे। और उसके बाद देखिए, ये भी एक अचीवमेंट है कि इस घर में काम करते करते 9 लड़कों की सरकारी नौकरियां लगी हैं। क्योंकि मेरे काम नहीं करने से 2 फ़ायदे हुए। अगर मैं घर गृहस्थी रसोई में उलझ जाती थी, जितना साहित्य आप देख रहे हैं, आज 96 मेरी किताबें हो चुकी है, तो ये मैं नहीं लिख पाती। क्योंकि समय मिलता है तो काम होता है ना। और घर गृहस्थी में आप फंस गए, अरे आज चावल बिनो, गेहूँ बिनो, ये करोगे, वो करो, ये करो, ये घर की सफाई करो, कपड़े धो। अगर महिला उसी में फंस जाती है तो वो कोई काम नहीं कर सकती। तो मैंने शुरू से जो लड़के रखे थे, शुरू से लड़के यहाँ पर छोटे छोटे लाती थी, कोई तीसरी में पढ़ता, चौथी में पढ़ता, उनको ला के मैं पढ़ाती, उनका खर्चा उठाती, उनको सब मतलब उनको हर तरह से उनको गाइड करती। तो 9 लड़के मेरे यहाँ से निकल के सरकारी नौकरियों में गए। अभी तो हमें भी खुशी होती है, हम भी कहीं जाते हैं तो जोधपुर साइड में भी है, इधर केरवा डूंगरपुर साइड में भी है, चित्तौड़ साइड में, वहाँ भी जाते हैं। मैं उनके घर में ठहरती हूँ, मुझे अच्छा लगता है भाई ये लड़के हमारे घर से निकले। वो भी आज तक हमें अच्छा मानते हैं कि हमें माँ की तरह प्यार दिया, डांट भी दी, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें होशियार बनाया, हमारी ज़िंदगी बनाई। इस तरह से ये आप काम कर। अभी जो लड़का आप देख रहे हैं, ये कम से कम 22 साल से मेरे घर में काम कर रहा है। इसके पहले कम से कम 9 लड़के काम थे। ये बहुत बड़ा सहारा। अगर कोई ये महिलाओं के लिए, मैंने कई बार, मैं हर जगह पूरी इंडिया में जाती हूँ, पूरे भारत में जाती हूँ। महिलाओं ने जो एक मेरी लाइफ की फ़िल्म बनी थी, वो आप भी देख सकते हैं, उसको हमने यूट्यूब पे डाल रखी है, मैं भी एक इंसान हूँ। पहले तो उसका हमने वो बनाई थी सीडी, तो 3000 सीडी बनाई थी, वो सब खत्म हो गई। वो सीडी देख देख के मैं बहुत सी महिलाएं तैयार, सबसे ज़्यादा महिलाएं हरियाणा में तैयार हुई। और मैं जब भी वहाँ जाती तो माला पहनाने के लिए होड़ लग जाती, नहीं नहीं मैडम को पहले हम पहनाएंगे। तो वो फिल्म है, वो मेरी लाइफ की एक तस्वीर है कि मैं एक इंसान के रूप में जीना चाहती थी, कि समानता के रूप में जो बाबा साहब ने हमें संविधान में समानता का अधिकार दिया। पूरे संविधान में आपके कहीं भी लिंग भेद नहीं है, आपको जीने का पूरा अधिकार है, एक प्राकृतिक रूप पे भी। तो इस तरह से मैंने महिलाओं को काफ़ी मोटिवेट किया। तो आपने इतना बहुत बड़ा मिशन चलाया है, आपने बहुत बड़ी संघर्ष भरी ज़िंदगी एक तय की है, एक सफ़र तय किया है। आपने पूरे भारत सहित आप विदेशों में भी आपने बहुत बड़ा एक अपना इस शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा की है। तो इसमें आपका आर्थिक क्योंकि उस ज़माने में आपका वहाँ जिंक लिमिटेड पावर से वहाँ भी हट जाना और पारिवारिक और भी जिम्मेदारियाँ, बच्चों को पढ़ाना, इसमें आपको आर्थिक कितनी मजबूरियाँ झेलनी पड़ रही है, आर्थिक कितनी समस्या झेलनी पड़ी आपको? ठीक है, मेरी सर्विस चली गई, मैं नौकरी चली गई, लेकिन मुझे कभी आर्थिक समस्या मेरे सामने नहीं आई। क्योंकि बाबा साहब की मेहरबानी से मेरे पास इतना बड़ा घर है, इसमें 17-18 कमरे हैं। तो और मेरा ऐसा फालतू शौक भी नहीं था, आज लिपस्टिक खरीद लो, बिंदी खरीद लो, ये इसमें ये के लिए, ये जो महिलाओं के जो फालतू के खर्चे होते हैं ना, वो खर्चे मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास मामूली मेरा जो घर का किराया आता, उस घर के किराए से बराबर काम चलता रहा। फिर जो बेटे हैं तो बेटे भी देते हैं, ऐसा नहीं ना, उनको जितना भाई फिर भी मैं अपने बेटे अपनी तरफ से देते हैं, उनसे भी रहता है। ये सब इस तरह से मुझे अभी भी मैं यही कहती हूँ, नौकरी चली गई कुछ भी हुआ, लेकिन मुझे कभी भी मतलब आर्थिक परेशानी नहीं आई। मतलब बाबा साहब की मेहरबानी से भले ही हम दाल रोटी खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं, हमने कभी मतलब ये नहीं सोचा करो आज पैसे नहीं है, आज पैसे नहीं, ये काम कैसे होगा। इतनी किताबें आप छपते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये किताबें छापने के लिए भी हमने किसी से पैसा नहीं लिया। लेकिन नौकरी के टाइम पे मैंने जो सोना बनाया, क्योंकि उस समय सोना भी सस्ता था, मैंने अपने हाथ से 100 रुपये तोला सोना खरीदा, 500 रुपये तोला खरीदा, 1000 रुपये तोला खरीदा है। तो ठीक है, करते क्या उस समय, ठीक है भाई ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। तो वो सोना में आज बेच बेच कर, ये जो किताबें आप देख रहे हैं, आज 1 साल का